Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 4, Agriculture of class 10th Geography. So let us continue. ये 2022 के स्टूडेंट्स के लिए दोबारा से वीडियोस बनाई जा रही है। एक बार पहले भी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप वहाँ से भी जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। उन नोट्स में थोड़ी मिस्टेक्स थी तो हमने दोबारा से नोट्स राइट डाउन किए हैं। तो लेट अस स्टार्ट। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो हमें फूड देती है, रॉ मटेरियल देती है और हमारी वेरियस इंडस्ट्रीज को चलाती है। 2/3 पॉपुलेशन हमारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे निर्भर है? एग्रीकल्चर पे। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब फार्मिंग करने के तरीके कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, प्रैक्टिसाइज्ड ऑन स्मॉल यूजिंग लैंड प्रिमिटिव टूल। ये देखो आमतौर पे छोटे एरिया पे होती है, जमीन का जो छोटा एरिया होता है, और इसमें पुराने तरीके से खेती की जाती है, जैसे हल से या बैल से खेत जोतना, ठीक है ना, या होए डो फावले का उपयोग करना, या खुरपी होती है उसका उपयोग करना खेत के लिए। डिपेंड्स ऑन मानसून, और आमतौर पर इसमें जो पानी की जो जरूरत पूरी की जाती है वो मानसून से मिलती है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, क्योंकि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स इसमें नहीं यूज किए जाते प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में। अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस, स्लैश एंड बर्न, फिर जो उसके बाद बचता है जैसे कटाई के बाद उसको क्या करते हैं, खेत में ही जला दिया जाता है। इसमें प्रोडक्टिविटी लेस होती है क्योंकि HYV सीड्स और फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं हो रहा है, तो इसलिए प्रोडक्टिविटी जाहिर सी बात है कम होगी। बिकॉज नो यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड मॉडर्न इनपुट्स। मेघालय, आसाम, मिजोरम में प्रिमेटिव फार्मिंग होती है क्योंकि इधर पहाड़ी इलाके हैं और पैचेस बने हुए हैं पहाड़ के ऊपर, जमीन के छोटे छोटे टुकड़े, तो वहां पे क्या होता है, प्रिमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिसाइज्ड इन हाई पॉपुलेशन एरिया, जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, ये वहां पे की जाती है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक प्लस बायोकेमिकल प्लस इरिगेशन। देखो इसमें मजदूरों का भी उपयोग होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी उपयोग होता है और इरिगेशन का भी उपयोग होता है। राइट टू इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन, जैसे मतलब कि इसमें क्या होता है, जो दादा की जमीन है फिर उसके बच्चों में बट जाएगी, फिर आगे मान लो दादा के 2 भाई हैं, 2 लड़के हैं, दोनों में जमीन बट जाएगी, फिर आगे उनके एक 2 लड़के हैं, फिर उनमें जमीन बट जाएगी। इस तरह इसमें क्या होता है, राइट टू इनहेरिटेंस होता है, जमीन बटती चली जाती है कमिंग जनरेशंस के बीच में। और ये अनइकोनॉमिकल है, क्यों? क्योंकि फिर एक वक्त ऐसा आता है जमीन का जो पैच है, लैंड है, वो क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, फिर वो आदमी सोचता है कि अब इस पे क्या खेती करूं, इसको बेच ही दूं, तो वो चीज। कमर्शियल फार्मिंग, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द यूज ऑफ हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, इसमें क्या होता है, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग किया जाता है बड़े स्केल पे। डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन वेरीज रीजन टू रीजन, जैसे हरियाणा में जो राइस है वो कमर्शियल क्रॉप है, वो बेचने के लिए उगाई जाती है, ठीक है ना, पर वहीं अगर ओडिशा की बात करें वो सबसिस्टेंस क्रॉप है, वहां खाने के लिए उगाई जाती है। प्लांटेशन क्रॉप, इसमें कॉफी आ जाएगी, टी आ जाएगी। सिंगल क्रॉप उगाई जाती है बहुत बड़े एरिया पे, बागान है जैसे चाय के आसाम में, कर्नाटक में कॉफी के बागान है। हाई यूज ऑफ लैंड कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स, माइग्रेंट लेबर, इन सब का इसमें उपयोग होता है। रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिलता है, जैसे टी, कॉफी, रबर, ये प्लांटेशन क्रॉप है। मार्केट ओरिएंटेड है ये, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंडस्ट्रीज को क्या देती है, ये बढ़ावा देती है। क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया के अंदर अगर हम क्रॉपिंग पैटर्न देखें वो कैसा है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ रबी सीजन की टाइमिंग क्या है, फसल को बोने की अक्टूबर टू दिसंबर, और काटने की फसलों को अप्रैल टू जून। और क्रॉप कौन सी है जो रबी सीजन में उगाई जाती है, वीट, बरले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड, ये क्रॉप्स हमारे यहाँ रबी सीजन में उगाई जाती है। बेसिकली रबी सीजन का मतलब है सर्दियों की फसलें। एरियाज कवर्ड अंडर रबी सीजन वाज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मेजर एरियाज। और खरीफ सीजन में फसलें मानसून के वक्त बोई जाती है और हार्वेस्ट कब होती है, सितंबर अक्टूबर में। क्रॉप्स कौन सी हैं, पैडी, मेज, जवार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, सोयाबीन। और एरिया कौन कौन से हैं, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, ठीक है ना, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं इनकी। जैद क्रॉप्स, ये भी हमारे यहाँ तीसरा सीजन होता है, जो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच में जो 2 महीने का समय बचता है ना, वो वाला जैद क्रॉप होता है। शॉर्ट सीजन बिटवीन रबी एंड खरीफ इन समर। क्रॉप ग्रोन्स कौन सी है, वाटरमेलन, मस्क मेलन,
कुकुम्बर, वेजिटेबल्स, आमतौर पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं इसमें, वाटरमेलन और मस्क मेलन, तरबूज, खरबूजा, वो सब गर्मियों के वक्त आते हैं 1-2 महीने। मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, भारत की जो मेजर क्रॉप्स है, राइस सबसे बड़ी हमारे यहाँ क्रॉप है, फूड क्रॉप के उसमें हम देखेंगे पहले, फिर फाइबर क्रॉप में देखेंगे। राइस मेजर फूड क्रॉप इन इंडिया एंड इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना, चाइना के बाद हम दुनिया में सबसे ज्यादा राइस उगाने वाले देश हैं। फीचर्स क्या है, खरीफ क्रॉप के टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी इसे बहुत चाहिए होती है, टेम्परेचर, और इसे बारिश भी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, पानी को 100 सेंटीमीटर से, मतलब 75 to 100 सेंटीमीटर तक की इसे बारिशें चाहिए होती है, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। इरिगेशन, पानी इसे बहुत ज्यादा चाहिए होता है, आमतौर पे रेनफॉल या फिर ट्यूबवेल, जहाँ पे ट्यूबवेल या ग्राउंड वाटर लेवल बढ़िया है वहाँ पे इन सब का उपयोग होता है। एरिया कवर्ड कहाँ पे है, नॉर्थ में होता है। मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ एक बार कहाँ पे चावल होता है इंडिया में। देखो, मेजर एरिया ये ग्रीन वाला है जहाँ पे बड़े स्केल पे होता है चावल, और माइनर एरिया ये लाइट वाला शेड है। तो इस एरिया में, क्योंकि छत्तीसगढ़, झारखंड, इस तरफ इलाकों में चावल, वेस्ट बंगाल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। देखो, और ये माइनर एरिया है जहाँ पे बहुत, मतलब थोड़े स्केल पे होता है, ठीक है। ये माइनर एरिया है, ये मेजर एरिया है, याद रखना, यहाँ पे चावल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट कोस्टल एंड डेल्टिक रीजन, ठीक है। इरिगेशन कहाँ पे होती है, मतलब इरिगेशन के जरिए कहाँ पे उगाया जाता है, सिंचाई के जरिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। दूसरी मेजर क्रॉप फूड में है हमारे यहाँ पे वीट, बहुत खाई जाती है, गेहूं। सेकंड इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप, मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये है। 50 to 75 सेंटीमीटर इसको एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है, ठीक है। एरिया कवर्ड कौन कौन से एरिया में ये होती है, 2 रीजन है, गंगा सतलज प्लेन, ठीक है, और आमतौर पे ब्लैक सॉयल रीजन इन डेक्कन प्लेट्यू, वहां पे भी वीट उगती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन इलाकों में वीट क्या होती है, उगती है। मिलेट, अभी मैं आपको वीट भी मैप पे दिखा देता हूँ। देखो, मेजर एरिया जहाँ पे वीट उगती है, और माइनर एरिया लाइट वाला शेड। तो देखो, मेजर एरिया ये वाले हैं जहाँ पे वीट उगती है, और माइनर एरिया हैं ये वाले जहाँ पे वीट उगती है, क्योंकि इन वाले इलाकों में तो सब में चावल उगता है ना, तो गेहूं इधर उगता है, इसीलिए तो साउदर्न इंडिया में या ईस्टर्न इंडिया में चावल ज्यादा खाया जाता है, ठीक है, पर नॉर्दर्न इंडिया में गेहूं ज्यादा खाया जाता है। मिलेट, कोरेस ग्रेन हैव हाईली न्यूट्रिशन, मिलेट, जो मिलेट क्रॉप्स होती हैं वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन में हाई होती हैं, पर ये इंफीरियर गुड्स है, क्योंकि जिनकी कमाई ज्यादा होती है वो इन्हें यूज नहीं करते, जैसे जवार, बाजरा, रगी, ये मिलेट क्रॉप्स हैं। जवार थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड ग्रेप क्रॉप है हमारे यहाँ, राइस वीट के बाद, ठीक है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्रा में, मध्य प्रदेश में यहाँ पे होता है। बाजरा सैंडी सोयल एंड शैलो ब्लैक सोयल में होता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा में होता है हमारे यहाँ। और रगी क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन एंड ग्रो वेल इन रेड, ब्लैक, सैंडी एंड लोमी सोयल में होती है रगी, और कहाँ पे होती है भारत के अंदर, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तरांचल, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अगर अब हम मेज की बात करें, बहुत फूड एंड फोडर क्रॉप भी है, ये चारे के लिए भी उपयोग होती है और फूड में भी उपयोग होती है। मक्का, मॉडर्न इनपुट्स, आज किस तरह से इसकी टेक्निक्स में खेती हो रही है, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन के जरिए जानवरों को भी खिलाया जाता है मक्का। फीचर्स क्या है, खरीफ क्रॉप है ये, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का इसको टेम्परेचर चाहिए, एलुवियल सॉइल में होती है ये। इन बिहार ये रबी सीजन में है, उगती है, वैसे खरीफ सीजन में उगती है इंडिया में। एरिया कहाँ का है, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में मक्का बहुत होता है, मेज को मक्का बोलते हैं। पल्सेस, दालें, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर एज इट्स मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट। दालों का इंडिया में बहुत ज्यादा उपयोग होता है। कौन कौन सी दाल इंडिया में खाई जाती है, तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम।
फीचर्स क्या है? नीड, इन्हें दालों को और अगर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी हो ना तो दाल उगानी चाहिए। नीड लेस मॉइस्चर, सर्वाइव इन ड्राई कंडीशंस में भी दालें सर्वाइव कर जाती हैं। बीइंग लिग्यूमिनियस क्रॉप, तो मिट्टी के लिए भी बढ़िया है। अरहर की दाल क्या करती है? रिस्टोर करने में मदद करती है किस चीज को? मिट्टी की फर्टिलिटी को। एरियाज कवर्ड, कौन कौन से एरियाज हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड नहीं है सॉरी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अब आती है बात शुगर केन की। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राजील। ब्राजील के बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं शुगर के, उसमें शुगर केन के प्रोडक्शन में। मेन सोर्स हमारे यहाँ क्या बनाई जाती है शुगर केन से? शुगर, गुड़, खंडासरी, मोलिसिस, ये तीनों चारों चीजें बनती है हमारे यहाँ। फीचर्स क्या है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में हो जाती है ये। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस इसे टाइम चाहिए होता है, मतलब टेम्परेचर, और 100 सेंटीमीटर रेनफॉल प्लस इरिगेशन बढ़िया चाहिए होती है। ग्रोथ ऑन वेराइटी ऑफ सोयल नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग में आदमी लेबर की जरूरत पड़ती है। बेसिकली कहाँ पे होती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार एंड हरियाणा। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन। अब ग्रेन से अलग भी फूड क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? जैसे ऑयल सीड्स होती हैं। फैक्ट, इंडिया इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन द वर्ल्ड। हम भी ऑयल सीड उगाने में दुनिया में बहुत अच्छा मतलब प्रोडक्शन करते हैं। 12% दुनिया का प्रोडक्शन भारत करता है। मेजर ऑयल सीड कौन सी है हमारे यहाँ? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसमम, सोयाबीन। सोयाबीन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। कैस्टर सीड, कॉटन सीड, लाइन सीड एंड सनफ्लावर, ये हमारे यहाँ ऑयल सीड्स हैं मेजर, इनसे तेल निकलता है। सम ऑफ द प्रोडक्ट आर यूज्ड इन कुकिंग मीट, और कुछ प्रोडक्ट्स इनमें से जैसे मस्टर्ड ऑयल कुकिंग में यूज होता है, कुछ साबुन में, कॉस्मेटिक में, ऑइंटमेंट बनाने में, इन सब में ये तेल का उपयोग होता है। जैसे कैस्टर ऑयल का ऑइंटमेंट बनाने में होता है। फीचर्स, लाइन सीड मस्टर्ड रबी है, सिसमम रबी साउथ में और खरीफ सीजन में नॉर्थ में उगती है। कैस्टर सीड रबी एंड खरीफ है। ग्राउंडनट खरीफ हाफ ऑफ ऑयल सीड है। एरियाज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, इन इलाकों में ये ऑयल सीड्स होती हैं सबसे ज्यादा। टी की बात अगर हम करें, चाय की, इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर, ठीक है, स्टार्टेड बाय ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था यहाँ पे चाय का उत्पादन। फीचर्स देखें अगर हम, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में होती है ये। फर्टाइल सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर होती है। वार्म एंड मॉइस्ट फ्री एनवायरनमेंट थ्रू आउट द ईयर, इसको चाहिए होता है मतलब कि गर्म और नमी वाला। फ्रीक्वेंट शावर्स, टेंडर्स लीव, ठीक है ना, और इस पे जो पानी की बूंदे या जो वो होते हैं उससे क्या होता है, इनकी पत्तियां बहुत बढ़िया ग्रो करती हैं। सबसे ज्यादा चाय कहाँ होती है? असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, यूके, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा, और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। कॉफी फैक्ट्स, इंडिया प्रोड्यूस 3.1% 2019-20 के हिसाब से ग्लोबल कॉफी प्रोडक्शन का हम इतना उगाया हमने। इंडिया कॉफी इज नोन एज वर्ल्ड फॉर इट्स, दुनिया में हमारी कॉफी इसलिए जानी जाती, वो अपनी क्वालिटी की वजह से जानी जाती है। अरेबिका हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। एरियाज कौन कौन से कवर्ड हैं जहाँ पे ये कॉफी उगती है? अरेबिका बाबा बुदान हिल्स में होती है। कन्फाइंड टू नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, इन इलाकों में भारत के अंदर कॉफी होती है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, इंडिया इज अमंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नेशंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, हम सब्जियां और फल उगाने में दुनिया में अच्छा स्थान रखते हैं। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट्स हमारे यहाँ उगते हैं। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 11% ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया में जितना भी वेजिटेबल्स है उसका 11% भारत में, देखो कितना बड़ा नंबर है, और 15% फ्रूट्स में। बट इन ग्लोबल एक्सपोर्ट अमाउंट पर अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम सिर्फ 1.7% ही वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट कर पाते हैं और 0.5% ही फ्रूट्स एक्सपोर्ट कर पाते हैं, क्योंकि इंडिया में ही कंजप्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। मैंगोज हमारे यहाँ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी, बंगाल में होते हैं। ऑरेंज नागपुर, चिरापुंजी में होते हैं। ग्रेप्स आंध्र प्रदेश, ठीक है, और तेलंगाना में। पाइनएप्पल्स मेघालय, बनाना केरला, मिजोरम, मेघालय और तमिलनाडु। लीची, गवावा, यूपी, बिहार। एप्पल्स, पियर, एप्रिकॉट एंड वॉलनट हमारे यहाँ कहाँ होते हैं? ठंडे इलाकों में, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में होते हैं, जहाँ पे बर्फबारी होती है।
नॉन फूड क्रॉप्स कौन सी है? रबर, रबर का उपयोग इंडस्ट्रीज करती हैं रॉ मटेरियल के रूप में। फैक्ट, इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है रबर। हम 5th रैंक है हमारी दुनिया में रबर प्रोडक्शन में। इक्वेटोरियल क्रॉप है, स्पेशल कंडीशन इसे चाहिए होती है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में भी ये हो जाती है इक्वेटर से ऊपर। रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इसे चाहिए होता है 200 सेंटीमीटर तक की बारिश और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और मेघालय, यहाँ पे रबड़ होता है। फाइबर क्रॉप की अगर हम बात करें, कॉटन, जूट, हम्प, नेचुरल सिल्क आर मेजर फाइबर क्रॉप्स हमारे यहाँ उगाई जाती हैं। कॉटन, जूट एंड हेम्प ड्राइव्ड फ्रॉम सोयल। सिल्क हमारे यहाँ सिल्क वॉर्म कीड़ा से मतलब निकलता है, बनाया जाता है। रियरिंग ऑफ सिल्क, जो सिल्क पैदा करने वाले कीड़ों को पाला जाता है ना, जो उनको बोलते हैं सीरीकल्चर। नीड्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इंडिया में जरूरत है इस चीज की अगर हमें इसको अपनी एग्रीकल्चर को और अच्छा बनाना है। सस्टेन्ड यूज ऑफ लैंड विदाउट कंपेटेबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंडर्ड द। अब देखो, टेक्नोलॉजी का जब डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रुका हुआ है। पर एक बात याद रखना, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करोगे ना, उतना ज्यादा एग्रीकल्चर के, ठीक है, प्रोडक्शन डेवलपमेंट कर लोगे, पर उतना ही ज्यादा फर्टिलिटी के भी नुकसान पहुंचेगा, जमीन को, एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचेगा। क्यों? टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड तो बना लोगे, फिर वो नुकसान किसे पहुंचाएंगे? जमीन को। मेजोरिटी ऑफ फार्मर आज भी हमारे यहाँ मानसून पे डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत कम है। 58% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। 15.8% 2019 में। देखो, 58% जनसंख्या लगी हुई और देश में 16% भी नहीं आ रहा जीडीपी में पैसा। तो कितना ज्यादा बैकवर्ड है हमारा एग्रीकल्चर। इसीलिए कोई कहता है अपने बच्चों को कि वो किसान बनाएगा, उसको डॉक्टर इंजीनियर ही बनाना है, क्योंकि खेती का। मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर। आओ अब ये देखें कि सरकार ने एग्रीकल्चर को विकास के लिए क्या किया है। 1960-70s में ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया गया था एम स्वामीनाथन जी के द्वारा, जिसमें HYV सीड्स उन सब का उपयोग किया गया था। किस लिए? ताकि प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। व्हाइट रेवोल्यूशन चलाया गया फ्लड से, मतलब कि दूध के उत्पादक को बढ़ाने के लिए, ताकि उससे क्या हो सके, मतलब देश में जो दूध की कमी हो रही थी उसको पूरा किया जा सके। 1980-1990s में लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए, नई नई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स किए गए। लैंड डेवलपमेंट रिफॉर्म्स के जरिए जो जमींदारा था या वो सब चीजें थी उसको खत्म कर दिया गया। क्रॉप इंश्योरेंस किया गया, ताकि क्या, फार्मर की फसल को इंश्योर किया जा सके अगर वो नेचुरल कैलेमिटी से खराब हो जाती है, ठीक है ना। प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर, ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक, इन सब का भी डेवलपमेंट हुआ, ताकि किसानों को सस्ते ब्याज दर पे क्या मिले, लोन मिल जाए, इजीली अवेलेबल हो जाए। किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए, ठीक है ना। रीजनल रूरल बैंक बनाए गए, प्राथमा बैंक पहला रीजनल रूरल बैंक था। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, इस तरह की स्कीम्स चला के हमने किसानों की स्थिति को सुधारने की कोशिश की है। वेदर बुलेटिन, एग्रीकल्चर प्रोग्राम ऑन रेडियो एंड टीवी, ये सब चलाए गए। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार के द्वारा तय किया गया, ताकि मिडिल मैन किसानों का एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। किसान टीवी चैनल बनाया, ठीक है ना। और ई मंडी, इस तरह ई मंडी मतलब ऑनलाइन, उसमें एक ऐप है, उसमें वो किसान चेक कर सकता है कि फसलों के क्या रेट चल रहे हैं, और फिर जिस बाजार में सबसे बढ़िया रेट है वहां जाके अपनी फसलें बेच सकता है। भूदान, ग्राम दान मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन के नजरिए से भी। महात्मा गांधी के जो मतलब कि फॉलोवर थे, ठीक है ना, स्पिरिचुअल हेयर, विनोबा भावे, इन्होंने इसको शुरू किया था। गांधी जी के शहीद होने के बाद विनोबा भावे अंडरटुक पद यात्रा टू स्प्रेड हिज मैसेज। उन्होंने पद यात्रा शुरू करी ड्यूरिंग हिज लेक्चर एट पोचमपल्ली इन आंध्र प्रदेश। उन्होंने जब वो लेक्चर दे रहे थे तो कुछ गरीब किसानों ने उनसे कहा कि उनके पास तो जमीन ही नहीं है, वो अपनी स्थिति कैसे सुधारें। तो फिर उसी लेक्चर के वक्त जब वो लेक्चर चल रहा था तो एक व्यक्ति खड़े हुए, श्री रामचंद्र रेड्डी, ठीक है, स्टूड एंड उन्होंने कहा कि 80 एकड़ जमीन मैं दान में दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप उन लोगों को दे देना जिनके पास जमीनें नहीं है। भूदान आंदोलन इतना बढ़िया आंदोलन था, जिसमें मतलब कि विनोबा भावे जी ने बहुत बड़े नंबर में जमीन इकट्ठी करी थी, और फिर किसको दी? जो पुअर लोग थे, जिन लैंडलेस फार्मर थे, ठीक है ना। ही स्प्रेड द मैसेज ऑल ओवर इंडिया।
और सम जमींदार और कुछ जमींदारों ने उन्हें उनको वो भी दिए, गांव के गांव दे दिए उनको, उसको ग्राम दान बोला जाता है। जिसने जमीन दी उसको भूदान, आल्सो नोन एज ब्लडलेस रिवोल्यूशन, क्योंकि इसमें किसी का भी खून नहीं बहाया गया था, क्योंकि यह सब कुछ शांतिपूर्वक हुआ था। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी, बहुत बुरे हालात हैं भाई, 58% पॉपुलेशन है और 15.8% देश के जीडीपी में पैसा आता है एग्रीकल्चर से। इसका कंट्रीब्यूशन 1961 के बाद लगातार घटता जा रहा है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर को, नई नई इनपुट्स या नई नई टेक्नोलॉजी, पर याद रखना जितना तुम एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जाएगा ना, उतना ही प्रकृति का दोहन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति पे दबाव बढ़ेगा प्रोडक्शन का। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये सब यूनिवर्सिटीज बनाई गई ताकि क्या किया जा सके, किसानों को सब जानकारियां पहले से दी जा सके। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया, उससे डेवलपमेंट की बात की गई। फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, इफ एनी सेगमेंट डज नॉट हैव एक्सेस टू फूड, फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है अगर समाज के किसी सेक्शन को फूड नहीं मिल पा रहा है तो दैट्स ऑल पीपल। और फूड सिक्योरिटी इसलिए की जाती है ताकि सभी लोगों को समय पे टाइम मिल जाए और सफिशिएंट मिल जाए और सेफ एंड न्यूट्रिशन लेवल उनका सही मिले उन्हें। लेस डेवलपमेंट स्टेट, देखो जो डेवलप्ड स्टेट नहीं है, जो कमजोर देश है, वहां पे गरीब भी ज्यादा होती है और फूड सिक्योरिटी कम होती है। रिमोट एरियाज में जो बैकवर्ड एरिया है वहां डिजास्टर आते रहते हैं और इसलिए वहां फूड सिक्योरिटी भी क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे गवर्नमेंट, हालांकि हमारे यहाँ तो फूड सिक्योरिटी FSSAI है जो इसके लिए काम करती है और फ्री में BPL कार्ड्स के जरिए कोटा दिया जाता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम के तहत अगर हम देखें, इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। बफर स्टॉक, सरकार बफर स्टॉक मेंटेन करती है MSP पे, किसानों से फसलें खरीद के फिर उन लोगों को देती है जो पुअर हैं, जिन्हें जरूरत है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कोटों के जरिए हमारे यहाँ BPL कार्ड, APL कार्ड को, BPL कार्ड बिलो पुअर्टी लाइन, इसमें भी 2 वेरिएंट होते हैं, व्हाइट राशन कार्ड और गुलाबी राशन कार्ड। गुलाबी राशन कार्ड पुअर के अंदर पुअरेस्ट होते हैं, ठीक है, और व्हाइट राशन कार्ड वाले पुअर्टी लाइन से नीचे ही होते हैं पर थोड़े ठीक होते हैं। APL अबाउ पुअर्टी लाइन, इन लोगों को आमतौर पे गेहूं या चावल वो सब चीजें नहीं मिलती क्योंकि ये पुअर्टी लाइन से ऊपर है। फूड सिक्योरिटी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि भाई सबको टाइम पे खाना मिल जाए और किसानों की फसलों के रेट भी सही हो और अफोर्डेबल प्राइस पे। कोटे पे क्या रुपए मिलते हैं गेहूं चावल, 1 रुपए किलो या 1.5 रुपए किलो गेहूं मिलता है PDS शॉप्स पर, जो गवर्नमेंट की शॉप्स हैं, और 2 या 3 रुपए किलो चावल मिलता है, तो बहुत चीप है। फोकस ऑफ पॉलिसी, ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है, MSP फॉर प्रिक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड राइस, ये सब इसमें किया गया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाई गई, ठीक है, ताकि वो MSP पे वो PDS सिस्टम को मेंटेन कर सके। देखो हम सरकार MSP इसीलिए तय करती है ताकि वो अपने आप बफर स्टॉक्स में स्टॉक मेंटेन कर सके। सब्सिडीज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर एंड वाटर पावर, इस पे सरकार सब्सिडी देती है। अब देखो सब्सिडी देना कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि उनका बर्डन टैक्स पेयर्स पे पड़ता है, या लोन माफ कर देना। हमें यहाँ पे किसानों को उनकी फसलों के अच्छे रेट देने हैं और उन्हें एक मार्केट प्रोवाइड करना है। पर फिर दूसरी बात ये आती है कि अगर उन्हें अच्छे रेट मिलेंगे फसलों के तो फिर क्या होगा, फिर पुअर आदमी कैसे खरीदेगा, वो फिर एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड वाटर की वजह से क्या हो रहा है, फर्टिलाइजर और वाटर का बड़े स्केल पे उपयोग हो रहा है खेती में, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी एंड डिप्लेशन ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट जो जमीन के अंदर है वो क्या होते जा रहे हैं, डिप्लेट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। MSP ऑन व्हीट, राइस, फूड क्रॉप, ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा अगर देखो MSP होगा व्हीट राइट पे तो फूड क्रॉप्स क्या होंगी, बढ़ेंगी, और जो इम्बेलेंस है इंटर क्रॉप पार्टीज का वो क्या होगा, घटेगा। मेजर्स टू इम्प्रूव फूड प्रोडक्शन, हम कैसे फूड प्रोडक्शन को सुधार सकते हैं। ईच डिस्ट्रिक्ट कैन बी मेड सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन इफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट लिंकेज एंड एनकरेज लेटेस्ट टेक्निक अच्छी दे दे और उधार लोन सस्ते ब्याज दरों पे दे दे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दे तो फूड प्रोडक्शन बढ़ सकता है। फोकस ऑन फूड क्रॉप्स अदर देन व्हीट एंड राइस, फूड क्रॉप पे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए व्हीट और राइस के बजाय, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन फोकस व्हीट एंड राइस पे रहता है। इरिगेशन फैसिलिटीज अगर अच्छी होंगी, बिजली बढ़िया होगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होगी, बढ़ जाएगी एग्रीकल्चर के अंदर। फ्री ट्रेड ग्रेन्स होनी चाहिए, इससे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ेगा और पुअर्टी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि देखो एग्रीकल्चर के अंदर इंडिया में सबसे ज्यादा छिपे हुए बेरोजगार है। अभी हमने पढ़ा ना 58% तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग लगे हुए हैं और देश में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, सिर्फ 15.8%।
चैलेंजेस फेस्ड बाय एग्रीकल्चर के सामने चैलेंजेस क्या है इंडियन, कंपटीशन फॉर लैंड यूज बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर यूज। सर जैसे कि अब देखो खेती का जो है, अब मान लो एक व्यक्ति है वो सोचता है अगर हाईवे निकल रहा है या कुछ और वो सोचता है कि भाई खेती से तो मैं साल में इतना कमा रहा हूँ, पर अगर मैं अच्छा एक बात सोचने वाली है, मान लो जैसे जमीन है, अब जमीन पे खेती करके एक व्यक्ति साल में 2 लाख रुपए कमा रहा है, पर उसी जमीन को बेचने के बाद जो पैसा आया उसका ब्याज ही उसको 5 लाख रुपए मिल रहा है, तो फिर उसको क्या प्रॉफिटेबल है उसके लिए, एग्रीकल्चर। ठीक है ना, तो वो अपनी जमीनों को कमर्शियल पर्पज के लिए बेच देता है, जिसके लिए क्या होता जा रहा है, डे बाय डे नेट सोन एरिया घट रहा है, नई नई कॉलोनीज बन रही है, बिल्डिंगें बन रही है, तो वो फर्टाइल लैंड पे ही तो बन रही है, तो धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। और जब प्रोडक्शन कम होगा और खाने वाले इंडिया के अंदर बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो फिर चीजों के रेट बढ़ते हैं, इसी को ही इन्फ्लेशन बोला जाता है। इंक्रीज इन फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स की का हम बड़े स्केल पे यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मिट्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है और उसकी उत्पादकता शॉर्ट टर्म के लिए तो बढ़ रही है, पर लॉन्ग टर्म में वो घट जाएगी क्योंकि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा। बिकॉज ऑफ पीरियडिक स्कार्सिटी ऑफ वाटर, reduced production, inefficient water management also cause water logging and salinity। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अगर पावर बढ़िया होगी तो और ग्राउंड वाटर का ज्यादा यूज होगा, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल घट जाएगा। जैसे पंजाब और हरियाणा में अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होगी तो प्राइस ज्यादा होगा, मुनाफा क्या हो जाएगा किसान का, कम हो जाएगा। हिस्ट्री एंड ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाज देयर एट द टाइम ऑफ कोलोनाइजेशन, जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे। जैसे यूरोपियन ट्रेडर 1498 में कालीकट में गोवा में वास्को डिगामा पोर्टुगल से आए पहली बार मसालों का व्यापार करने। फिर ब्रिटिश भी इंडिया के अंदर आए 1600 सन में ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए। फिर फ्रेंच लोग आए 1664 में, फिर डच लोग, तो ये सब इंडिया में आए। ब्रिटिश पीरियड कॉटन के लिए आए थे, वो एक्सपोर्टेड करते थे ब्रिटेन को, ताकि टेक्सटाइल फैक्ट्रीज जो ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्री मैनचेस्टर और लिवरपूल में है वो सही से चलती रहे। 50% से ज्यादा जो व्यापार होता था ब्रिटेन इंडिया से करता था सुइज कैनाल के जरिए। सुइज कैनाल 1869 में उसने बनाई थी, क्यों? क्योंकि पहले उससे पहले क्या होता था, उसको पूरा अफ्रीका घूम के जाना पड़ता था, वो 7000 किलोमीटर फालतू चलना पड़ता था, मतलब कि ट्रेवल करना पड़ता था, और वो कोस्ट रिस्क भी था तो इस समुद्र में, इसीलिए क्या हो गया, वो बना दिया गई एक सुइज कैनाल, आर्टिफिशियल लेक बनाया गया, 1869 में वो ओपन हुआ। अभी रिसेंटली उसमें एक बहुत बड़ा जहाज फंस गया था, जिसकी वजह से बहुत ट्रेड इफेक्ट हुआ। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंडियन फार्मर्स हैव बीन फेसिंग न्यू चैलेंजेस आफ्टर ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन फार्मर्स के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, ठीक है ना। और वो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कम्पीट नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक खेती से बहुत बढ़िया उगाते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में ऑर्गेनिक खेती पॉपुलर ही नहीं है, और इतनी बड़े स्केल पे सब्सिडीज भी नहीं दी जाती। ग्रीन रेवोल्यूशन इज स्टार्टेड तो किया गया था फर्टिलाइजर और मैन्योर का, पर अगर आप देखोगे ग्रीन रेवोल्यूशन एक टोटल फेलियर था। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में वो अच्छे राज्यों में और जहाँ पे फर्टाइल सॉयल है वहां पे, अरे भाई वहां पे करना चाहिए जहाँ पे पुअर सॉयल है। तो हम कैसे फार्मिंग को सुधार सकते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करके, नो केमिकल, अगर हम केमिकल का यूज नहीं करेंगे कॉस्ट कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, हेल्दी फूड। पर ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया के अंदर लेस पॉपुलर है, पहली कमी। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया नहीं है, दूसरी कमी। तीसरी कमी क्या है, इसमें प्रोडक्शन कम होता है पर इंडिया में तो कंजप्शन करने वाले ज्यादा है। क्वालिटी ऑफ फूड ये सब तो ठीक है, और फिर ऑर्गेनिक फूड एक्सपेंसिव है, तो हमारे यहाँ के लोग उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। डाइवर्सिफाई क्रॉपिंग पैटर्न, अगर हम जैसे मान लो खेत है उसके अंदर फसल उग रही है, चारों तरफ पेड़ लगा दिए और क्रॉप्स सीजन बाय सीजन बदले तो इनकम बढ़ेगा। फ्रूट, मेडिसिनियल हर्ब, फ्लावर, वेजिटेबल, बायोडीजल, क्रॉप्स, इरिगेशन, अगर हम इन सब का भी उपयोग करेंगे तो क्या होगा, खेती सुधरेगी। इंडिया हैव डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी यूज टू ग्रो वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स, और हमारे यहाँ एनवायरनमेंट क्या है, अलग अलग है। हमारे यहाँ गर्मी भी है, बसंत ऋतु भी, वो सब चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ इतनी तरह की फसलें हो पाती हैं। अगर हम इसका सही से उपयोग करें तो वो बड़े स्केल पे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ठीक है गाइज, उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो अगर रिटर्न लिखने में कोई मिस्टेक हुई है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, आप अपनी नोटबुक में करेक्ट लिख लेना, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखिए, सपोर्ट आप लोगों का ही चाहिए, तभी हमारा चैनल भी ग्रो होगा और हम भी ग्रो होंगे। तो इसीलिए आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मन लगाकर पढ़िए। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो बता देना, उसको मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मन लगाकर पढ़ाई करते रहो, अपने गोल्स को अचीव करो। धन्यवाद।